उसमें आप देखिए कि अधिकतर क्या है, ये कोयले के लिए जाना जाता है गोंडवाना। और भारत का आप जानते हैं कि लगभग 97-98% मतलब मोर देन 95%, 95% से ज़्यादा जो है आप कोयला जो है भारत में वो इन्हीं गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और ये मुख्यतः छोटा नागपुर पठार पर फैले हुए हैं। इसको देखेंगे, छोटा नागपुर पठार हजारीबाग पठार के रूप में, इसी का उत्तरी भाग हजारीबाग का पठार, इसका दक्षिणी भाग मध्य भाग देखेंगे रांची पठार, दक्षिणी भाग उड़ीसा की झारखंड, जो उड़ीसा की जो पहाड़ियां हैं जिसको गड़जात हिल्स कहते हैं वहां से लगी हुई हैं। ठीक है, इसी का विस्तार आप देखिए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया क्षेत्र तक है, जो जहां आप देखेंगे रानीगंज वाला जो कोयले का क्षेत्र है, रानीगंज वाला जो कोयले का क्षेत्र है। तो मुख्यतः झारखंड में, पश्चिम बंगाल के हमने कहा पश्चिमी भाग में, ठीक है, उड़ीसा के उत्तरी भाग में इनका विस्तार है। और यही जो गोंडवाना क्रम के चट्टाने हैं वो छत्तीसगढ़ जो कोरबा रीजन है, कोरबा कोयला के लिए, तो इन्हीं का विस्तार छत्तीसगढ़ कोरबा रीजन जो आप कहते हैं, कोरबा छत्तीसगढ़ तक इन्हीं का विस्तार, ये पूरा जो है इसी गोंडवाना क्रम के अंतर्गत आता है। और भारत का हमने कहा मैक्सिमम कोयला 95% से अधिक कोयला इसी क्रम में है। ठीक है, गोंडवाना और मुख्यतः छोटा नागपुर पठार। ठीक है, जगह कौन कौन सी हैं, बहुत सारी हैं, बिहार में, झारखंड में। ठीक है, आप नाम सुनते हैं, आगे बात करेंगे, हमने कहा अलग से जब पढ़ेंगे। झरिया बहुत बड़ी खान है, झरिया, बोकारो, धनबाद, ठीक है, रांची, गिरिडीह, करनपुरा, बहुत सारे क्षेत्र हैं उसमें। खैर, तो ये गोंडवाना। और उसके बाद देखिए जो निर्माण हुआ था वो क्रम में बात करें तो धारवाड़, फिर कुड़प्पा आपने देखा, विंध्यन, गोंडवाना, और फिर देखिए क्रेटेशियस जो दक्कन लावा उद्गार। तो जो दक्कन लावा का जो पूरा का पूरा निर्माण आप देखेंगे, दक्कन पठार जिसको हम कहते हैं, ये क्रेटेशियस काल में, किस काल में, क्रेटेशियस काल में जो लावा उद्गार हुआ उसमें फ्लड बेसाल्ट, ठीक है, फ्लड बेसाल्ट पूरी तरह से क्या है, पूरी तरह से फैल गया, पूरा लावा क्या है, फैल गया। और उसी से क्या है आप देखेंगे, ये लावा करीब 7 लाख वर्ग, ठीक है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला। और आप देखेंगे इसी से, इसी पूरा लावा के कारण जो फ्लड बेसाल्ट ये फैला, उसी के जमाव से आप देखिए क्या निर्मित हुआ, दक्कन पठार। क्या निर्मित हुआ, दक्कन पठार। उसके कई सारे भाग हैं, उसके कई सारे भाग हैं। उसी में तेलंगाना पठार उसी का हिस्सा, तेलंगाना पठार। उसी से आप देखेंगे ये आपका जो कर्नाटक जो पठार वाला एरिया है उसी से संबंधित है। वही आप नीचे जाएंगे तो उसमें तमिलनाडु के कुछ उच्च भूमियां आएंगी। तो कुल मिलाकर ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो दक्कन का पठार है, ये क्रेटेशियस काल में लावा के उद्गार से निर्मित हुआ। और माना जाता है कि ये लावा उद्गार तब हुआ जब भारतीय प्लेट जो है, जब भारतीय प्लेट एक रीयूनियन हॉट स्पॉट है। ठीक है, जब भारतीय प्लेट अलग होकर गोंडवाना के अन्य भूखंडों से अलग होकर, अफ्रीका, मेडागास्कर देख रहे हैं, उससे अलग होकर जब ये उत्तर की तरफ, उत्तर पूरब की तरफ बढ़ी, तो वहीं आप देखेंगे जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर के उत्तर पूरब में आप देखिए एक छोटा सा द्वीप है रीयूनियन। और वो क्या है, हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट क्या होता है, एक ऐसा क्षेत्र है ज्वालामुखी उद्गार का जो निरंतर, जहां से लावा उद्गार माना जाता है कि एक परमानेंट वोल्केनिक रीजन है या क्षेत्र है जहां से निरंतर क्या है, लावा उद्गार होता रहता है। और ये लावा उद्गार क्यों होता है, क्योंकि जब आप पूरा अलग से फर्स्ट पेपर देखेंगे तो हम लोग बात करेंगे उसमें ज्वालामुखी की बात करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि जो जैसे क्रस्ट मेंटल कोर जब आप देखते हैं तो कोर और मेंटल की सीमा पर, आउटर कोर और मेंटल की सीमा पर आप देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर कुछ क्षेत्रों में रेडियोधर्मी पदार्थों की जो मात्रा है बहुत ज्यादा होता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थों में चूंकि स्वतः विघटन का गुण होगा, वो स्वतः विघटित होते रहते हैं, तो उनसे बहुत क्या है, हाई एक एनर्जी जो है इमिट होती है। और वही ऊर्जा जो है वो चट्टानों को पिघलाकर लावा में परिवर्तित होती है। और आप एक जान लीजिए कि लावा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर आता है। चूंकि आंतरिक भाग में आप देखिए तापमान बहुत ज्यादा है, ठीक है, आउटर कोर में 4500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान है, इनर कोर में आप आगे पढ़ेंगे 6000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान है। जबकि ऊपर की तरफ जैसे जैसे आप आएंगे, जैसे मान लीजिए क्रस्ट के निचले हिस्से में जाएंगे, ठीक है, तो करीब 900 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिलेगा। तो नीचे तापमान ज्यादा, ऊपर कम। तो वही मेंटल कोर की सीमा पर, हमने कहा जो आपके रेडियोधर्मी पदार्थ हैं उनके क्या है, उनके विघटन से बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है। और वही क्या है, चट्टानों को पिघलाकर लावा के रूप में, मैग्मा के रूप में क्या है, मैग्मा, क्योंकि मैग्मा नीचे है, ऊपर आ गया लावा, तो मैग्मा के रूप में क्या है, वही ऊपर आता है और वो भूपटल को तोड़कर निकलता है लावा के रूप में। तो वही हमने कहा एक ऐसा क्षेत्र है, उद्गार वो होता रहता है, परमानेंट क्षेत्र है।
ठीक, उसी को हम बोलते हैं हॉट स्पॉट। क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट रीजन बोलते हैं। चलिए, तो उसी से जब ये गुजरा, जब ये भूखंड भारत का उसके ऊपर से गुजर रहा था, ठीक है ना, जब उसके ऊपर से गुजर रहा था, ऐसे गुजरा, तो वहां क्या है, समय समय पर, क्योंकि कई स्तर हैं लावा के कई स्तर आपको देखने को मिलेंगे, तो चूंकि एक लंबे समय में गुजरा, वैसा तो है नहीं कि ये झटके से गुजर जाएगा, एक पूरी प्रक्रिया थी क्रिटेशियस काल में। तो जब गुजर रहा था तो वहां से क्या हुआ, कई चरणों में ये उद्गार हुआ, इसलिए लावा के कई स्तर उसमें क्या है, देखे जाते हैं। और माना यह भी जाता है कि काफी कुछ संसाधन क्या है, इस लावा की वजह से क्या है, जम गया, उसके ऊपर लावा चढ़ गया। ठीक है, चलिए, तो ये जो है निर्माण यहां हुआ, इसी से दक्कन का पठार निर्मित हुआ। हमने कहा 7 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में। आगे बताएंगे कि इस लावा का विस्तार पूरा कहां कहां तक हुआ। इस लावा का विस्तार आपके काठियावाड़ प्रायद्वीप, गुजरात में काठियावाड़ प्रायद्वीप, इधर जो एमपी में आप देखेंगे, इधर आगे मालवा रीजन तक, ठीक है। उसके बाद आप देखिए उधर तेलंगाना क्षेत्र तक, तेलंगाना वाला जो क्षेत्र है वहां तक उसका कुछ हुआ बहाव। तो ये पूरा महाराष्ट्र में, तो ऑलमोस्ट पूरा महाराष्ट्र, पश्चिमी जो तट है, पश्चिमी तटीय मैदान है, इसमें भी आपको ब्लैक सॉइल दिख जाएगी, क्योंकि लावा का पूरा क्या था, उद्गार हुआ। और ये पूरा फैला पूरा दक्षिणी भाग में। तो दक्कन के पठार, और उसी पर जो है बाद में उसी लावा पर, दक्कन पठार पर अपक्षय अपर्दन की प्रक्रिया से काली मृदा का निर्माण हुआ है, जो कि आप जानते हैं काली मृदा कपास के लिए और गन्ने के लिए क्या है, बहुत ही उत्पादक। और बाद में इसी कारण वहां देखिए जो टेक्सटाइल है इंडस्ट्री, खासकर जो कपास आप देखिए है, सूती वस्त्र उद्योग या वस्त्र उद्योग, और उसके साथ साथ जो आपका चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री था, उसी वजह से उनका क्या है, बड़े पैमाने पर उसका विकास हुआ है। तो लिंक्स हैं, भूगोल में क्या है, चीजें लिंक करती हैं। तो आप अलग अलग चीजों में, जैसे अभी हमने आपको इस चट्टानी संरचना, इस पठारी भाग की केवल समझाई है कि इसमें धारवाड़ क्रम, कुड़प्पा क्रम, विंध्यन आपने देखा, ठीक है। उसके अलावा आपने गोंडवाना देखा, उसके अलावा आपने क्रिटेशियस काल, दक्कन पठार देखा, ठीक। तो ये सारी चीजें। अब इसमें आइए एक एक चीजों को फिर से और विस्तृत तौर पर देखते हैं। क्रम भी याद रखिएगा, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, फिर क्रिटेशियस, और आगे जाना चाहते हैं, बाकी इधर आप क्रिटेशियस के बाद फिर जो है टर्शियरी काल, फिर आप देखिए प्लेस्टोसीन, ठीक है। चलिए, अब इधर देखिए, अब इसमें हमने कहा, जैसे देखिए एक तरफ से इसको देखते हैं, अरावली से इधर छोटा नागपुर पठार, वही बातें। अब ये जो अरावली आप क्षेत्र देख रहे हैं, अरावली, अब देखिए अरावली हमने कहा प्री कैम्ब्रियन पर्वत, प्री कैम्ब्रियन, अरावली क्या है, प्री कैम्ब्रियन, सबसे प्राचीन पर्वत। देखिए पर्वत निर्माण में आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि निम्नलिखित चरण है। एक सबसे प्राचीन प्री कैम्ब्रियन, सबसे प्राचीन क्या है, प्री कैम्ब्रियन चरण माना जाता है, यही समझ लीजिए, उसको जरूरी है। प्री कैम्ब्रियन क्या है, प्री कैम्ब्रियन सबसे प्राचीन जो है। उसके बाद आप देखें दूसरा जो निर्माण है, उसको हम कैलिडोनियन निर्माण कहते हैं, कैलिडोनियन पर्वत, कैलिडोनियन, बताएंगे कौन है, भारत में सभी हैं। फिर देखिए हर्सिनियन है, फिर क्या है, हर्सिनियन पर्वत निर्माण, और फिर क्या है, टर्शियरी, या जिसको तृतीय युगीन कहते हैं। फिर आप देखिए टर्शियरी। तो भारत में हमने कहा सभी प्रकार के उदाहरण हैं। अब अरावली आपका प्री कैम्ब्रियन हो गया, सबसे प्राचीन, जो कैम्ब्रियन से भी पहले था, करीब 70 करोड़ वर्ष पहले आप कह लीजिए, ठीक है, लगभग 70 करोड़ वर्ष पहले। तो सबसे प्राचीन पर्वत है। अब जाहिर सी बात है, सबसे प्राचीन पर्वत है तो कैसा पर्वत होगा, अपघर्षित पर्वत होगा। इतने लंबे समय से इसने थपेड़े झेले हैं, ठीक है, कि जैसे उम्र बढ़ने के साथ जब आपकी जिम्मेदारियों का भार बढ़ेगा, और ठीक है, बाल बच्चे होंगे, आगे और भी होगा, तो वो जो अपक्षय अपर्दन आपका करेंगे, उससे धीरे धीरे क्या होगा, अपक्षय अपर्दन से आप जो है, ठीक है, आप अपर्दित होते जाएंगे, टूटते जाएंगे, ठीक है। और बाकी बाद में वही कंकाल बचता है। तो कुछ वैसे ही लंबे समय से क्या है, अपक्षय अपर्दित बाह्य बलों के प्रभाव में, याद रखिएगा, जो भी स्थलाकृतियां आप देखते हैं, 2 बलों का परिणाम होता है। एक आंतरिक बल जो इन द्रव्यमान को, इन स्थलाकृतियों को, या द्रव्यमान कह लीजिए, द्रव्यमान ही तो है, वो द्रव्यमान को स्थापित करते हैं। और दूसरा क्या है, जो बाह्य बल हैं,
ठीक है, बाह्य बल जो हैं, जो अपक्षय अपर्दन का काम करते हैं, डिपेंड करता है। जैसे शीतोष्णकटिबंधीय या कोई नदी वाला क्षेत्र है तो जल अपर्दन ज्यादा होगा, वर्षा ज्यादा है तो जल अपर्दन ज्यादा होगा। शुष्क कोई स्थल है तो आप देखिए वायु अपर्दन ज्यादा होगा। हिमानी क्षेत्र है तो हिमानी का अपर्दन क्या है, ज्यादा होगा। हिमानी का अपर्दन क्या होगा, ज्यादा होगा अगर हिमानी क्षेत्र है। ठीक है, सागर तटीय क्षेत्र है तो सागरी लहरों का अपर्दन ज्यादा होगा। हिमानी से थोड़ा सा दूर एरिया है तो उसी को आप जो है पर हिमानी भी कह देते हैं। ठीक है, चलो बागी बलिया से कौन है भाई, विशाल कुमार जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो बागी बलिया देखकर तुम कहीं न कहीं जो है, चलो बड़ी अच्छी बात है, एकदम गर्व का गौरव का विषय है। भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग इतिहास है, अलग अलग इतिहास है, तो आपको अपना इतिहास समझना भी चाहिए। और लेकिन यह है, याद रखिए कि एक मिला जुला, ठीक है, एक मिला जुला आप एक कल्चर डेवलप करिए। ये नहीं केवल अपनी चीज़ों पर गर्व करिए और बाकी चीज़ों को नीचा दिखाइए, तो एक मिला जुला कल्चर डेवलप करिए, क्योंकि पूरा भारत अब एक राष्ट्र है, एक भावना है। चलिए, तो ये सबसे प्राचीन हमने कहा अपघर्षित, इसीलिए इसको अवशिष्ट पर्वत कहेंगे या अपघर्षित, ठीक है, रेसिडिवल कहेंगे, बचा हुआ भाग। तो आप ये देखिए, अब इसमें भी याद रखिएगा, यहां जो ये पर्वत है ये ऐसे देखिए कैसे है, इसका डायरेक्शन देखिए, नॉर्थ ईस्ट, यानी इधर देखिए उत्तर पूरब से इधर दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए यहीं, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये जिस डायरेक्शन में देखिए है फैला, और ये चूंकि प्लेट, ये भी याद रखिएगा, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम फैला है। ठीक है, कहां से, इधर आप देखिए कि ये जो गुजरात वाला एरिया है, मतलब गुजरात यहाँ इस राजस्थान के दक्षिणी भाग से, गुजरात का इसका जो दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है, इसकी छोटी, अभी तो खैर अवशिष्ट हो गया है, लेकिन इसका दक्षिणी भाग गुजरात तक जाता है। ठीक है, गुजरात का जो कुछ भाग यहाँ से टच करेगा, और बाकी मूल रूप से अधिकतर भाग क्या है, राजस्थान में है। और राजस्थान से होते हुए आप जानते हैं दिल्ली तक, दिल्ली जीवन जेएनयू वगैरह जो है उसके आगे यहाँ तक पूरा दिल्ली तक ये फैली। अब ये चूंकि प्लेट ऐसे अंदर झुकी थी, इसीलिए आप देखेंगे कि ये अरावली भी ऐसे, देखिए मेरा हाथ उत्तर दिशा में देखिए ऐसे सबमर्ज है, यानी उत्तर में इसकी जो ऊंचाई है वो एकदम लगभग खत्म। दक्षिण वाला भाग चूंकि जब ऐसे पूरा भूखंड नीचे दबा तो ये दक्षिण वाला भाग ऊपर उठ गया। इसीलिए आप देखेंगे कि जो सबसे इसकी ऊंची चोटी है, जिसको आप गुरु शिखर कहते हैं, क्या कहते हैं, गुरु शिखर, तो सबसे ऊंची चोटी यही है आपकी। ठीक है, ये वाला जो गुरु शिखर है लगभग 1722 मीटर ऊंचाई है, जिसको आप कहते हैं गुरु शिखर, माउंट आबू, माउंट आबू, माउंट आबू जो है, ठीक है, माउंट आबू। नवाबों के साथ लखनऊ से आदाब 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 आदाब, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, अलग अलग जगहों से। तो ये 1722 मीटर देखिए, इसीलिए हमने कहा कि उत्तर वाला झुका हुआ नीचे, दक्षिण वाला उठा हुआ है, इसीलिए इसकी ऊंचाई ज्यादा क्या है, दक्षिणी भाग में है। 1722 मीटर, आप जिसको गुरु शिखर कहते हैं, माउंट आबू, ये क्षेत्र है। अब इसमें एक थोड़ा सा विश्लेषण आपके लिए कर दें, आसान हो जाएगा, आपको समझना आसान हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग बात करेंगे, देखिए समझिएगा, आगे हम लोग बात करेंगे, यहां इस चर्चा को सुन लीजिए, थोड़ा सा जरूरी है। आगे बात करेंगे जब इस राजस्थान के रेगिस्तान थार की बात करेंगे, तो उसमें याद रखिएगा ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, ध्यान से समझिएगा। आगे जब हम थार के रेगिस्तान की बात करेंगे कि ये रेगिस्तान कैसे निर्मित हुआ, रेगिस्तान मतलब क्या, उत्पादकता कह लीजिए शून्य है, ठीक है, निम्न उत्पादकता वाला क्षेत्र है, डिजर्ट है, ठीक है। तो आप देखिए उसमें एक निर्माण में ये भी कारण रहा, यहाँ कम वर्षा, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, आप जानते हैं। यहाँ एक और ये भी कारण है कि आप देखिए ये जो इसकी दिशा है अरावली की, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम से पूर्व, वैसे ही मानसूनी पवनों की दिशा, जो मानसूनी पवन आप जानते हैं भारत में, मानसून भी विस्तार से आगे पढ़ेंगे कि मानसून जून जुलाई अगस्त सितंबर, अकॉर्डिंग टू आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मुख्यतः क्या है, मुख्यतः 4 जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने जो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती वही मुख्य वर्षा है। तो ये जैसे पवन की दिशा है, और चूंकि ये पवनें जो है इसी के पैरेलल आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि डायरेक्शन देखिए ऐसा है, इसीलिए क्या है यहां टकराने, क्योंकि दक्षिण पश्चिम जो मानसून से वर्षा होगी, आगे जब मानसून पढ़ाएंगे तो आप देखिए वो पर्वतीय प्रकार की होती, पर्वतों से टकराकर होती, ठीक है, पर्वतों से, ठीक है, सारण की धरती से। बहुत 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 नीरज जी, बहुत बहुत आपको नमस्कार, आपको भी नमस्कार, आशीर्वाद, ठीक है। चलिए बड़ी अच्छी बात है, अलग अलग जगह से हैं। तो हमने कहा ये आप देखिए कि ये जो पर्टिकुलर है ये इसी के पैरेलल निकल जाता है, इसीलिए क्या है यहाँ ये टकराने की गुंजाइश नहीं बनती। एक तो इसकी हाइट ज्यादा नहीं, दूसरे पैरेलल है, समानांतर निकल जाती हैं दक्षिण पश्चिमी हवाएं, ठीक है ना, मानसूनी पवनें। तो एक कारण ये भी है, और भी कारण है, आपको और भी समझाएंगे। यहाँ अभी इस संदर्भ आया तो इसको सुनते चलिए। चलिए
इससे जुड़ी जितनी बातें हैं वो आप समझ लीजिए, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं, उसको भी आपको समझना। अब आप देखिए ये जो है हमने कहा कि यहां इसकी आपने दिशा और दशा की बात की, अरावली। अब देखिए जैसे और पर्वत की बात हम कर रहे थे, ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने कहा इसके बाद कैलिडोनियन पर्वत निर्माण। भारत में आगे जब उदाहरण बताएंगे अलग से, ये जो आपका पूर्वी घाट पर्वत है वो कैलिडोनियन पर्वत का उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा। अरावली हो गया हमारा प्रीकैम्ब्रियन पर्वत का सबसे प्राचीन, ठीक है। फिर हमने कहा कि दूसरा जो है वो कैलिडोनियन पर्वत निर्माण। कैलिडोनियन ये जो पूर्वी घाट है, ठीक है, ये कैलिडोनियन पर्वत निर्माण, इसको यंगर कंटेम्परेरी कहा जाता है अरावली का, यानी अरावली के जस्ट बाद अगर निर्माण भारत में हुआ तो इसी पूर्वी घाट का। मतलब आज जो ये बेचारा कटा पिटा है नदियों द्वारा, ये भी कभी क्या हुआ करता था, ये भी कभी वलित पर्वत का ही एक रूप है, ठीक है ना। जो पूर्वी घाट आप देखते हैं ये भी एक वलित पर्वत का ही रूप है, कैलिडोनियन पर्वत। ये कब हुआ, ये आप देखेंगे, जो हमने कहा प्री कैम्ब्रियन के बाद कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन जो आप देख रहे हैं, आर्डोविसियन सिल्यूरियन, वही काल था। आर्डोविसियन सिल्यूरियन, जो सिल्यूरियन मतलब उसी के जस्ट बाद, कैम्ब्रियन के बाद आर्डोविसियन सिल्यूरियन, उसी दौरान ये निर्मित हुआ, कैलिडोनियन पर्वत निर्माण कहते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए ये पूरा का पूरा। बाकी अभी इसको इसके बारे में और आपको जो है बताते हैं, अभी आप पर्वत समझ लीजिए। फिर तीसरा आप देखिए जो हर्षिनियन पर्वत निर्माण है वो भी भारत में है। ये जो विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत आप देख रहे हैं, विंध्यन और सतपुड़ा, तो विंध्यन और सतपुड़ा मोस्टली हैं वलित पर्वत। कैसे पर्वत हैं, वलित पर्वत, लेकिन इनको आप ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं आप, ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं, भ्रंशोत्थ पर्वत भी कहा जाता है। तो भ्रंशोत्थ पर्वत भी कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, क्योंकि इसी विंध्यन और इसके बीच में, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी घाटी है। जैसे जर्मनी का उदाहरण दिया जाता है, जर्मनी में राइन नदी जो है वो ग्राबेन का उदाहरण है, रिफ्ट का उदाहरण है, रिफ्ट वैली है। उसके एक तरफ जो है आप कहते हैं, ठीक है, उसके एक तरफ आप कहते हैं कि जो जर्मनी का जो है ब्लैक फॉरेस्ट, एक तरफ जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, दूसरी तरफ फ्रांस का वास्जेस पर्वत है। तो वैसे ही आप देखिए उसका उदाहरण है, चूंकि नर्मदा रिफ्ट वैली है एक, तो उसके दोनों तरफ खड़े जो ढाल हैं, यानी खड़े जो पर्वत हैं, एक तरफ हमने कहा उत्तर में विंध्यन, दक्षिण में सतपुड़ा, तो उसकी तुलना की जाती है ब्लॉक माउंटेन से। बट एक्चुअली क्या है, दे आर सेडिमेंट्स, ठीक है, सेडिमेंट से निर्मित हुए हैं। दे आर क्या है, सेडिमेंट्री टाइप ऑफ मटेरियल। तो वो क्या है, सेडिमेंट्री मटेरियल हैं, अवसादी मटेरियल हैं, और कैसे क्या है, ये एक प्रकार से वलित पर्वत का ही उदाहरण है। तो ये जो है आपका विंध्यन और सतपुड़ा देख रहे हैं, ये क्या है, इनको हर्षिनियन पर्वत निर्माण माना जाता है। भारत में समझिए ये हर्षिनियन पर्वत निर्माण के उदाहरण है, हर्षिनियन पर्वत निर्माण का उदाहरण है। और बाकी आप नवीन में जानते हैं टर्सीरी कौन, हिमालय। टर्सीरी हिमालय कौन है, हिमालय क्या है, टर्सीरी। तो इस प्रकार से भारत में हमने कहा सभी प्रकार, प्री कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्षिनियन और टर्सीरी, सभी प्रकार के क्या है पर्वतों के उदाहरण आपको मिलते हैं। चलिए अब आगे इसका डिस्कशन करते हैं। देखिए उद्देश्य ये है कि जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं सब सीख लीजिए, क्योंकि उद्देश्य ये है प्रश्न आपका हो जाए, ठीक है, आप समग्र प्रक्रिया से गुजरें और अधिकतम प्रश्न आपके हो जाएं। तो इसीलिए संबंधित बातों को भी सुनते चलें। बाकी हमने कहा जो और चीजें हैं उसको अलग से भी जो है, ठीक है, अलग से भी चीजें करवाई जाएंगी। चलिए अब देखिए, तो आपने अरावली देखा, अरावली देखा आपने। अब इसके अलावा देखिए अरावली, देखिए अरावली से जैसे ही आप इधर की तरफ आएंगे, अरावली से देखते चलिएगा। आप अपना एटलस भी रखिए। देखिए एक बात और करिए, आप अपने पास एटलस भी रखिए। पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई का पूरा जो है फायदा लीजिए, ठीक है, पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई का पूरा क्या करिए, फायदा लीजिए। अपने पास एटलस रखिए, हम रीजंस बताते चल रहे हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। ब्लैंक मैप लेकर अगर आप बैठ रहे हैं तो और बेहतर है। ब्लैंक मैप लेकर बैठ रहे हैं तो उसमें चीजें नोट करते जाइए, ठीक है ना। और प्रक्रिया है, ये सीखने की प्रक्रिया है, एक दिन में ही आप विद्वान नहीं बन जाएंगे, सतत प्रक्रिया है। तिनका तिनका जोड़कर धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपका ज्ञान का जो है वो विस्तार होता जाएगा, और उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की वृद्धि होती जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एक वक्त जो है लगेगा, आपको चीजें क्या है नियमित तौर पर करनी पड़ेंगी। चलिए, तो इसके हमने कहा जैसे आप इधर की तरफ आएंगे, इस पर्टिकुलर भाग के अरावली के जैसे आप इधर आएंगे, आप देखेंगे ये जो रीजन है, या आप यहाँ आपको पूरब में मालवा पठार मिलेगा, मालवा,
मालवा रीजन मिलेगा। मालवा जो रीजन है वो अरावली के पूरब वाला भाग है, अरावली के पूरब वाला भाग है, मालवा पठार है, ठीक है। एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है, क्या है, एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है। कारण देखिए क्या है, एक तो बताया कि इधर से जो हवाएं आएंगी मानसूनी वो सीधे निकल जाएंगी, ध्यान रखिएगा। अरब सागर की शाखा, आगे मानसून पढ़ेंगे, अरब सागर की जो शाखा है वो ऐसे आएगी तो सीधे क्या है, मानसून निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और इधर से जो बंगाल की खाड़ी से जो शाखा आएगी ऐसे इधर से टकरा कर, मानसून में पढ़ेंगे लेकिन यहां समझ लीजिए क्यों अर्ध शुष्क क्षेत्र है। तो एक तो हमने कहा साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें सीधे निकल जाएंगी, बहुत ज्यादा वर्षा नहीं। और बंगाल की खाड़ी की शाखा जो यहाँ पहले गारो खासी जयंतिया में वर्षा करेगी, इधर नॉर्थ ईस्ट में, और फिर इधर हिमालय के अवरोध के कारण उत्तर नहीं जाकर फिर से इधर मुड़ेगी, वो आप देखिए कि बंगाल की खाड़ी की शाखा यानी इधर यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगी, उसमें नमी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों स्थितियों में इधर से यहां तक पहुंचते पहुंचते नमी कम हो जाएगी पवनों की, तब भी यहाँ एरिया ज्यादा बारिश नहीं, और इधर से पैरेलल, इसलिए अर्धशुष्क प्रकार का ये रीजन है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान की तुलना में यहाँ क्या है, वर्षा फिर भी क्या होगी, ठीक ठाक होगी, अच्छी होगी, ठीक है। 80-90 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो जाएगी। और यहाँ इस एरिया में मालवा पठार तक देखिए काली मृदा का क्षेत्र भी फैला हुआ है, ब्लैक सॉइल वहां तक फैला हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे कुछ गेहूं की कृषि के अलावा तिलहन, गेहूं तिलहन इन सब की क्या है, खेती होगी। गेहूं और तिलहन की खेती क्या है प्रमुख। कुछ एरियाज में जो है कपास की खेती भी की जा सकती है। उपलब्धता डिपेंड करता है किस पर, कि जो सिंचाई है उसकी उपलब्धता कितनी है। अब आप देखिए कि यहां से जैसे आप आगे आएंगे, देखते चलिए इस रीजन से आगे, तो यहां ये हो गया, हमने कहा यहां यम कह दे मालवा। इसके दक्षिण में आप विंध्यन देख ही लिए, इसके दक्षिण में विंध्यन है, विंध्यन रेंज इसके दक्षिण में। यहां आप देखिए इसके उत्तर में आएंगे, मालवा के इधर आएंगे, मालवा के पूरब में, तो आप देखिए ये जो आपका बुंदेलखंड रीजन है, बुंदेलखंड मतलब कह लीजिए कि प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग, एकदम उत्तरी भाग, इधर आप देखिए बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड भी वास्तव में प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और आप ये भी जान लीजिए बुंदेलखंड नीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड नीस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ग्रेनाइट से परिवर्तित रूप है। तो बुंदेलखंड एक बहुत कठोर क्षेत्र है, हालांकि वर्तमान में आप देखिए क्या है, ऊपर से अगर आप बात करेंगे तो क्या है, ये बहुत बड़ा क्या है, मृदा अपर्दन का क्षेत्र है, रवाइन लैंड है, उत्खात भूमि जिसको आप बैडलैंड भी कहते हैं, उत्खात भूमि कहते हैं, रवाइन लैंड, जगह जगह बीहड़ जिसको कहते हैं, चंबल, बीहड़, उत्खात भूमि, कई सारे नाम से जानते हैं। तो मृदा अपर्दन से बहुत प्रभावित क्षेत्र है पूरा इधर वाला, ठीक है। और आप देखिए इधर क्या है, सूखाग्रस्त काफी क्षेत्र है, बेचारे चावल उवल तो होता नहीं, गेहूं कुछ होता है, गेहूं होगा, कुछ दलहन होगी, ठीक है। चलिए, तो ये जो एरिया बुंदेलखंड है, हम अभी आपको समझाना चाह रहे हैं, बुंदेलखंड जो है यूपी एमपी, ठीक है, इसका प्रभाव कुछ इधर आपको राजस्थान तक दिखेगा, लेकिन मूलतः यूपी और एमपी वाला एरिया, ठीक है, यूपी एमपी वाला एरिया, ठीक है। हरीश जोगेश, ठीक है, फ्रॉम नेपाल। गुड इवनिंग हरीश, आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, ठीक है, नेपाल से कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, अलग अलग, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ ये बुंदेलखंड नीस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड नीस हमने कहा ये इसी का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, वैसे एक शुष्क क्षेत्र है। और हमने कहा गेहूं की कृषि और कुछ दलहन की कृषि और मोटे अनाज की कृषि होगी, चावल एकदम नहीं होगा, शुष्क क्षेत्र है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ठीक। चलिए, अब आप देखिए ये जो अब पूरा एरिया है, इसमें विंध्यन के आगे आप जाएंगे तो यही भंडेर पठार। अब हम विंध्यन से पूरब बढ़ेंगे, विंध्यन के आगे भंडेर पठार, ठीक है, भंडेर एमपी में भंडेर पठार, और आगे आप जाएंगे तो भंडेर पठार, और आगे बघेलखंड। कौन सा, बघेलखंड, कौन सा है, बघेलखंड, ठीक है, जो एरिया आपका एमपी में बघेलखंड, तो ये बघेलखंड तक जाएगा। और बघेलखंड से आगे आप जाएंगे, बघेलखंड, ठीक है, बघेलखंड देखिए यहां तक, इसके जस्ट उत्तरी भाग में बघेलखंड के उत्तर देखेंगे आप तो इलाहाबाद। तो इसीलिए इलाहाबाद से एमपी वाला नजदीक एरिया, इलाहाबाद से क्या है, एमपी वाला ये नजदीक एरिया है। काफी कुछ कल्चरल सिमिलरिटी भी आपको दिख सकती है, यहाँ कल्चरली काफी सिमिलर चीजें दिखेंगी। इसके बाद बघेलखंड के बाद इधर आएंगे छोटा नागपुर पठार। अब इधर देखिए, इधर आप आएंगे यहाँ छोटा नागपुर पठार, बघेलखंड से पूरब आएंगे छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार,
छोटा नागपुर पठार मिलेगा। अब इस छोटा नागपुर पठार में आप देखेंगे, ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स रीजन, हमने कहा ना भूगर्भिक कई प्रक्रियाओं से गुजरा। यहां देखिए ये संसाधनों के लिए स्वर्ग है, संसाधनों के लिए स्वर्ग है। यहां आपको उत्तम कोटि का, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी आपको आयरन और लौह अयस्क भी मिलेंगे। यहां आपको कोल या बढ़िया जो कोयला है, कोयले का पूरा भंडार ही यही है। यहां आपको चूना पत्थर भी मिलेगा, यहां आपको अभ्रक भी मिलेगा, इस एरिया में आपको यूरेनियम भी प्राप्त होगा। तो ये एक प्रकार से आप कह लीजिए कि तमाम जो है धात्विक अधात्विक खनिजों का एक भंडार है पूरा। तो जाहिर सी बात है कई प्रक्रियाओं से गुजरा होगा। अब देखिए जहां लौह का निर्माण हुआ है, लौह अयस्क का, वो जाहिर सी बात आग्नेय चट्टानों की प्रक्रिया रही होगी। जहां आप देखिए कोयला हुआ, इसका मतलब कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो बड़े बड़े भ्रंश, जैसे पूरा दामोदर नदी घाटी भ्रंश, आगे देखेंगे दामोदर नदी घाटी भ्रंश वाला एरिया है। बड़े पैमाने पर इस भ्रंश में क्या होगा, मोटे मोटे तनों वाले हार्डकोर वनस्पतियां गिरी होंगी इसमें, और वो क्या है, वो निक्षेप पूरी तरह से धीरे धीरे उसी लकड़ी के परिवर्तन से आप देखिए कार्बन का अंश या प्रतिशत बढ़ता चला जाएगा, कार्बन का प्रतिशत बढ़ता चला जाएगा। तो उसके लिए क्या है, कार्बन का प्रतिशत जब बढ़ता चला जाएगा तो मैंने कहा क्या होगा, वो कोयले का निर्माण होगा। तो इसीलिए इसको फॉसिल फ्यूल्स यानी एक प्रकार का जीवाश्म है। तो कोयला क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है, अवसादी चट्टानों में निर्मित होता है। लोहा क्या है, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टानों में या जो हमने कहा कि कायंत्रित चट्टानों में निर्मित होता है। तो अगर यहाँ उसके बाद आप देखिए चूना पत्थर वाला एरिया है, वो भी अवसादी चट्टानों में निर्मित होता है। तो कुल मिला जुलाकर आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में छोटा नागपुर पठार में हमने कहा लोहा भी है, कोयला भी है, अन्य धात्विक निकिल, आयरन, निकिल, कोबाल्ट जैसे माइका, अधात्विक में जो अभ्रक है, अभ्रक आप जानते हैं पूरा कोडरमा रीजन, आगे बताएंगे कोडरमा रीजन, हजारीबाग, कोडरमा, ये सब फेमस है अभ्रक के लिए झारखंड का, और चूना पत्थर वाला क्षेत्र भी है। ठीक, तो ये कई में संपन्न है, इसीलिए खनिजों के लिए स्वर्ग है। लौह इस्पात उद्योग का आधार है, आप आगे देखेंगे लौह इस्पात उद्योग का आधार है पूरा एरिया। यहीं टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, यहीं इसको, इंडियन आयरन स्टील कंपनी, ठीक, यहीं आप देखेंगे बोकारो, यहीं आप थोड़ा सा चले जाएंगे, ठीक है, आपका इधर वेस्ट बंगाल में आप देखिए दुर्गापुर, ठीक है, बहुत सारे, इधर आप देखिए थोड़ा सा नीचे जाएंगे तालचेर, उड़ीसा वाला, उड़ीसा का जो रीजन है, ठीक है, राउरकेला, ठीक। तो ये पूरा एरिया क्या है, आप देखेंगे कि लौह इस्पात उद्योग का केंद्र ही इसीलिए है क्योंकि सारे कच्चे मटेरियल, कच्चे माल वहां क्या है, मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। तो छोटा नागपुर पठार हमने कहा कि कई सारी भूगर्भिक प्रक्रियाओं से गुजरा है। यहाँ आग्नेय, रूपांतरित, अवसादी सभी प्रकार की चट्टानें हैं। लोहा, कोयला, चूना पत्थर और अन्य जो कुछ धात्विक अधात्विक खनिज भी क्या है, यहाँ बड़े पैमाने पर क्या है, पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा आप इसमें देखेंगे मूल रूप से क्या क्या आता है छोटा नागपुर पठार। देखिएगा छोटा नागपुर पठार का जो उत्तरी हिस्सा है, ठीक है, ये पहले आप जानते हैं बिहार का भाग था। बिहार मैदान, जहां से मैदान होता है शुरू, बिहार को बना दिया गया काट के अलग, और बाकी जो है जो पूरा पठारी क्षेत्र था उसको रखा गया झारखंड में। तो उत्तरी भाग इसी यानी छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग क्या है, हजारीबाग पठार, हजारीबाग पठार, हजारीबाग पठार क्या है इसका, हजारीबाग पठार। मध्य जो भाग आप देखेंगे इसी का मध्य भाग, जिसको आप कहते हैं रांची पठार, रांची पठार, राजधानी भी है यही, ठीक है, रांची पठार, ठीक है, रांची पठार। अब देखिए बहुत ही सुहानी जलवायु है, अच्छी जलवायु, ऊंचाई है वहां। दक्षिणी भाग इसका आएंगे देखेंगे तो उड़ीसा तक, रांची पठार के नीचे दक्षिणी भाग आएंगे। हम बात कर रहे हैं पूरा छोटा नागपुर पठार रीजन की, केवल झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं। तो दक्षिणी भाग आएंगे तो इसी उड़ीसा में गढ़जात हिल्स, कहां तक है ये, गढ़जात हिल्स, कहां, उड़ीसा में, उड़ीसा में गढ़जात पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ी, गढ़जात पहाड़ियां। और आप इधर थोड़ा सा आएंगे, यानी जो हमने कहा ये गंगा जहां से ऊपर से ये बह कर आ रही है, अब यही अवरोध है पूरा, गंगा एकदम उसी हजारीबाग इसके आप देखिए राजमहल पहाड़ी के एकदम ऊपर ऊपर देखिए राजमहल, तो ये राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी। तो इसका मतलब छोटा नागपुर पठार का एक हिस्सा उत्तरी हजारीबाग पठार, इसी का उत्तर पूर्वी जो उत्तर पूर्वी भाग है वो हमने कहा राजमहल पहाड़ी, दक्षिण में वो कहाँ, गढ़जात पहाड़ी तक, उसके बाद मध्य में रांची पहाड़ी, और उसका पश्चिमी हिस्सा आप देखेंगे, ठीक है, पश्चिमी जो हिस्सा देखेंगे आप तो वो रामगढ़ पहाड़ियों तक जो है ये एरिया, रामगढ़ पहाड़ी, रामगढ़ हिल्स हैं,
ठीक है, वो पश्चिमी जो है, पश्चिमी हिस्सा रामगढ़ पहाड़ियों तक क्या है, फैला है, रामगढ़ पहाड़ियों तक क्या है, फैला हुआ है। तो इस चीज को आप देखिए पूरा इसमें। अब छोटी छोटी बातें और ध्यान रखिएगा ही, राजमहल जो है यहां भी काली मृदा पाई जाएगी, राजमहल में। चलिए एक प्रश्न बताइए, एक प्रश्न बताइए, राजमहल में हमने कहा काली मृदा पाई जाएगी, हमने कहा यह राजमहल जो है, जो कि उत्तर पूर्वी छोर है छोटा नागपुर पठार का, हमने कहा राजमहल में काली मृदा पाई जाएगी। अब हमें यह बताइए हाँ या ना में कि राजमहल में जो काली मृदा पाई जा रही है, क्या वो उस काली मृदा का संबंध जो है